ईरान के कई शहरों हजारों बम गिराए हैं, हजारों ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। लेकिन ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार में इजराइल में कई शहरों में मिसाइलें बरसी हैं। ड्रोन से जो ईरानी हमले हुए उसमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही हुई है। लेकिन अमेरिका ने आज ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। अमेरिका की तरफ से कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके कुछ देर पहले, कि आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, पूर्ण विनाश और निश्चित मौत पर गंभीर विचार किया जा रहा है। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि आज ईरान पर जोरदार हमला किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है? और अमेरिका जोरदार हमला करेगा तो ईरान में विनाश की कैसी तस्वीर होगी? और ईरान अगर किसी सूरत में अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है तो ये लड़ाई कहां जाएगी? क्योंकि ईरान आज भी लगातार कह रहा है कि हम सरेंडर करने को तैयार नहीं। ट्रंप की तरफ से जो अनकंडीशनल सरेंडर का ऑफर दिया गया था उसे ईरानी राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया, ये कहकर कि उनका ये ऑफर उनके कब्र में दफन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, शाहिद सिद्दीकी साहब, जिनका दशकों का तजुर्बा है पत्रकारिता का, उर्दू अखबार के संपादक रहे हैं, दुनिया भर के अखबारों में लिखते रहे। खास बात ये, परिचय में विस्तार में गए बगैर, कि ईरान, इराक और खाड़ी देशों से उनका संपर्क रहा है। दशकों की पत्रकारिता के दौरान कई बार ईरान भी गए, इराक भी गए, और जैसा कि मैंने सुना है कि ईरानी लीडरशिप से भी उन्होंने साक्षात्कार किया है, मुलाकातें की है। तो उनके जरिए भी समझेंगे कि ये जंग कहां जा रही है और क्या हो सकता। खास मेहमान हमारे साथ ईरान से जुड़े हैं जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। लेकिन ईरान से एक नुमाइंदगी होगी, जो ईरान की हकीकत, वहां क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे प्रोफेसर जमीर अब्बास साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं शायद साहब आपके पास आने से पहले जमीर अब्बास से ही पूछना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी धमकी अगर अमेरिका की तरफ से आई है कि आज बहुत बड़ा हमला ईरान पर होने वाला है जंग के 8वें दिन, और इसके पहले बहुत तरह की तबाही की तस्वीरें ईरान में भी देख रहे हैं, तो इस धमकी को ईरान में वहां के लोग, रिजीम खामेनेई की हत्या हो चुकी है, लेकिन वहां के लोग किस तरह से ले रहे हैं और क्या देख रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और तमाम व्यूवर्स को सलाम, आदाब और नमस्ते। ये अमेरिका क्या है और ये ईरान की जो दृष्टिकोण है वो ये अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, बल्कि एप्स्टीन गैंग और उनसे मुकाबला करने वाले उन लोगों की है जो आजादी पसंद और इंसाफ पसंद लोग हैं। इस वक्त जो इजराइल ने गाजा में किया, 70,000 लोगों को मार दिया जिसमें 40,000 बच्चे थे, तो उनकी बार्बरिज्म, उनकी बर्बरियत के लिए किसी को कोई संदेह दुनिया में नहीं बचा है। अगर अमेरिका कह रहा है कि हम मारेंगे तो वो मार सकता है, उसके पास एयर स्पेस सुपीरियोरिटी है ईरान के अंदर, वो मार सकता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 60 से ज्यादा स्कूल्स पे ईरान की हमला हो चुका है। 6,000 से ज्यादा जो मस्कूनी है, जो घर हैं या रेसिडेंशियल एरियाज हैं, 6,000 से ज्यादा हमला हो चुका है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है, वो ज्यादा से ज्यादा मजलूम बच्चों को और मजलूम इंसानों को मार सकते हैं। लेकिन ईरान का पलटवार जब होगा तो क्या वो उनके लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि ईरान ने जो उसके ऊपर जालिमाना हमला हुआ है, ईरान ने जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है अंजुम जी के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन एयरबेस पे हमला हुआ हो। 1941 में लास्ट टाइम जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, उसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया था। अब ये हालत हो गई अमेरिका की, हर घंटे में आपको खबर आ रही है कि इस एयरबेस पे हमला हो गया, उस एयरबेस पे हमला हो गया। तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है इन धमकियों के लिए भी और रियल वॉर के लिए। शायद सिद्दीकी साहब, अब आपसे जरा उस पर्सपेक्टिव को समझना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जंग 8 दिन तक चली है और दोनों तरफ तबाही हुई है, इजराइल की तरफ भी और ईरान की तरफ भी, लेकिन अमेरिका ने
कतई नहीं सोचा होगा कि खामेनेई और उनके कमांडर्स की टारगेटेड ढंग से किलिंग करने के बाद 8 दिन तक ईरान ऐसे जवाबी हमले करता रहेगा, और तब आज ट्रंप को कहना पड़ा कि आज रात सबसे बड़ा हमला होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि इनका वास्ता उन लोगों से पड़ा है जो मौत को खुशामदीद कहते हैं, जो हजरत अली के रास्ते पे चलने वाले हजरत इमाम हुसैन की तरह शहादत को लब्बैक कहते हैं, उसे गले लगाते हैं। तो यहां पे मारने की धमकी दे के आप किसको डरा लेंगे? ये तो मरने को तैयार हैं। दूसरी बात यह कि आपने गजा पे लगातार 2 साल वो इतनी बम्बार्डमेंट की थी कि जितनी पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में सारे यूरोप के ऊपर हुई थी। इतना सा खत्ता, इतना सा इलाका जो है दिल्ली एनसीआर के बराबर का इलाका है वो, उस पे आपने लगातार बम्बार्डमेंट की, हर घर को गिरा दिया, हर अस्पताल को गिरा दिया, हर स्कूल को गिरा दिया। उसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा? ईरान हरगिज हरगिज सरेंडर नहीं करने वाला है। अल्टीमेटली आप थक के हार जाएंगे, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है। आप आए थे यहाँ पे 2 दिन की जंग लड़ने के लिए, अब आपने कहा चलो हफ्ते भर की लड़ाई, लेकिन जहां ये लड़ाई महीनों पे जाएगी वहां पे आप जो है आपको झुकना पड़ेगा। आपको इनको चाहे डिप्लोमेटिक रास्ते, चाहे खुले तौर पे हो, चाहे डिप्लोमेटिक रास्तों से हो। देखिए, डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में सरेंडर जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि आगे कोई आके तलवार आपके कदमों में रख देता है। सरेंडर जो होते हैं इस तरह से होते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर जंग को खत्म कर दें, तो इसका मतलब ये सरेंडर है। और इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रजीम चेंज था, तो उसमें तो ये पहले दिन ही नाकाम हो गए। दूसरा, मैं तो इसको बार बार कह रहा हूं कि जिस वक्त इन्होंने आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया है, उनके साथ बड़े तादाद में लोगों को शहीद किया है, तो उस वक्त इनकी हार हो गई थी। क्योंकि ये शहादत जो है ये उसी शहादत की तरह से है कि जो आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। तो उन्होंने जिंदा कर दिया है हजरत आयतुल्लाह खामनेई को, एक बार फिर से एक हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। तो ये जो शहादत है ये बहुत महंगी पड़ेगी इजराइल को भी और अमेरिका को भी। और एक और मैं बात कह दूं कि आज जो है जो अरब ममालिक हैं जो कि खड़े थे साथ अमेरिका के और इजराइल के, उनको अंदाजा हो गया है कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो अपने रास्ते को बदलने पे मजबूर हो गए हैं। तो उन्होंने तो सरेंडर करना शुरू कर दिया है A to Z। शाहिद साहब, मैं आपको जो ट्रंप ने आज शाम को जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है उनके शब्द मैं जरा आपको सुनाता हूं, और इसमें किस तरह के खतरे और किस तरह के हमले का अंदेशा देखते हैं। क्योंकि कई तरह के ऐसे हथियार हैं, विनाशक हथियार, क्या उस तरह के हथियारों का इस्तेमाल भी होगा? ट्रंप कहते हैं, लिखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी तर्जुमा मैंने पहले बताया, टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड अंडर सीरियस कंसिडरेशन फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ। अगर वो कह रहे हैं कि अंडर सीरियस कंसिडरेशन फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ बिकॉज ऑफ ईरान बैड बिहेवियर, तो इसका मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कह रहा है अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है जो अमेरिका ने पहले भी किया है और जिसके लिए इजराइल उतारू है। इजराइल के पास आप सबको पता है कि 200 से 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो मुसलसल न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता आया है। वो इजराइल कहता है कि सिर्फ मेरे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए, मेरे पास न्यूक्लियर आर्म्स होने चाहिए, बाकी किसी को ये अधिकार नहीं है, बाकी किसी को हक नहीं है, और हम जब चाहे जिसको चाहे मार दें। तो अब ऐसे अगर उस तरफ इशारा है तो इसका मतलब अपनी शिकस्त तो पहले ही तस्लीम कर ली कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, हम हार रहे हैं, हम जंग नहीं लड़ सकते। तो जब जंग नहीं लड़ सको तो आखिरी हथियार की आप बात करते हो। और मैं नहीं समझता कि अभी वो है, लेकिन ये गीदड़ भभकी है। ये ट्रंप साहब जो हैं उनकी आदत है पुरानी कि धमका के लोगों को डराते हैं कि 15% लगा दूंगा मैं, उसके बाद नहीं 25% कर दूंगा, 50% कर दूंगा, अच्छा चलो 35% कर दूंगा, अच्छा चलो 12% कर दूंगा। तो ये जैसे कोई मोल तोल के लिए व्यापारी खड़ा होता है बाजार में। ये व्यापारी हैं दोनों, ये जो इजराइल वाले भी हैं और ये भी हैं, ये व्यापारी हैं, ये मौत का व्यापार करते हैं और ये इस तरीके से खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। तो ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान धमकी में आएगा नहीं। और अगर इन्होंने गलती कर दी इस तरह का कोई हथियार इस्तेमाल करने की,
तो फिर ये आप थर्ड वर्ल्ड वॉर है, फिर आधी से ज्यादा दुनिया तबाह होगी, फिर तो कोई एक नहीं बचेगा, क्योंकि ईरान भी तैयार है। और मैंने इसके बारे में भी कहा कि उनका जो डिमोना में जो उनका न्यूक्लियर सबसे बड़ा प्लांट है जो 1949 से उन्होंने बनाया था, जहां पे ज्यादातर इनका स्टॉक पाइलिंग है, वो ईरान के जो मिसाइल हैं, जो हाइपर मिसाइल है, उसके निशाने पर पूरी तरह से, और उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो फिर तबाही दोनों तरफ होगी, एक तरफ नहीं होगी। तो ये मैं नहीं समझता कि अभी अमेरिका ये करेगा, सिर्फ अभी वो डरा रहा है कि शायद मैं डरा के काम चला लूं। प्रोफेसर जमीर अब्बास साहब, रहने वाले आप भारत के हैं, लेकिन ईरान में कितने साल हुए ईरान में आपको प्रोफेसर साहब? मैं 13 साल से ईरान में। 13 साल से हैं। तो इन 8 दिनों में जो कुछ भी ईरान में आपने देखा, मैं चाहूंगा आपके जरिए वो भी सुने, क्योंकि बहुत तरह की तस्वीरें आ रही तबाही की। लेकिन फिर वही सवाल जो मैंने शाहिद साहब से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि अगर ट्रंप ये लिखते हैं टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड अंडर सीरियस कंसिडरेशन फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टेन डेथ बिकॉज ऑफ ईरान्स बैड बिहेवियर, इसमें एक बात और है, आर एरियाज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वेर नॉट कंसिडर्ड फॉर टारगेटिंग अप अंटिल दिस मोमेंट इन टाइम। मतलब अब तक जिन लोगों को, जिस ग्रुप को, जिस समूह को टारगेट नहीं किया जा रहा था, उनके भी सर्टेन डेथ का इस बार टारगेट किया जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं भाई। वहां के प्रेसिडेंट हैं, वहां के विदेश मंत्री हैं, उप विदेश मंत्री हैं, बहुत सारा अमला है, सरकारी अमला है। ये इस धमकी का क्या मतलब निकलता है भाई? खामेनेई, उनके कमांडर्स, उनके लीडर्स, पहले ही हमले में 40 लोग मारे गए, अब तक न जाने कितने लोग मारे गए। अब अगर अमेरिका ये कह रहा है। अजीत जी, देखें, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि जंग ऑब्जेक्टिव से लड़ी जाती है, मारने से तो नहीं है। गुंडों की तो बात नहीं है कि हम तुम्हारे 4 मार देंगे, 8 मार देंगे, 10 मार देंगे। ये गुंडों की जबान है, ये बदमाशों की जबान है, ये सिविलाइज्ड लोगों की जबान नहीं है। लेकिन इनसे कोई और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जा सकती। देखिए अजीत जी, मैं आपको और हमारे व्यूअर्स को, मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूंगा, अगर आप चाहें तो व्यूअर्स के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं कल जो है जुमा की नमाज के बाद यहाँ पर कई लाख लोग जो है रास्ते पे आए और उन्होंने रास्ते पे आके इजहार किया कि हम जालिम के सामने तस्लीम नहीं हो सकते, जालिम के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। हर रोज रात को, आप इमेजिन नहीं कर सकते अजीत जी, हर रोज रात को हर नुक्कड़ पर या मेन जो सिटी के सेंटर्स है वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। आपको लगेगा कोई फेस्टिवल चल रहा है, आपको लगेगा जंग नहीं हो रही है। यानी लोगों के अंदर यहाँ पर जो इस वक्त की फीलिंग है, वो इनके नारे सुने। इनके नारे हैं, मी जंगीम मी मीरीम जिल्लत ने मी पजीरीम। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम जिल्लत को नहीं कबूल करेंगे। देखिए अजीत जी, जो भी ईरान को समझना चाहता है, जब तक वो करबला की ऐनक अपनी आंखों में नहीं लगाएगा, उसे ईरान नहीं समझ में आएगा। हर इंसान अपनी ऐनक से ईरान को समझना चाहता है, वो नहीं समझ पाता ईरान को। मैं एक तारीखी, जो शाहिद साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था, जो मुहर्रम हमारे यहाँ मनाया जाता है, करबला इमाम हुसैन, वहां पर क्या हुआ था, एक बादशाह था जिसने इमाम हुसैन को कहा कि आप मेरे सामने तस्लीम हो जाओ, सरेंडर कर दो। इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ खड़े हुए और कहा, मेरा सर तो कट सकता है लेकिन मेरा सर झुक नहीं सकता। और तमाम साथियों के साथ इमाम हुसैन ने वहां बलिदान दिया, लेकिन जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। शिया आइडियोलॉजी में ये एक कोर वैल्यू सिस्टम है कि जालिम के सामने सर नहीं झुकाना है, जालिम के सामने सर झुका देना जिल्लत की जिंदगी है। और इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लिए एक दिन की इज्जत की जिंदगी 1000 साल जालिम के सर के नीचे रह के जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। तो जितना ये हमें डराना चाहेंगे, जितना धमकी देंगे, उतना ये कौम यूनाइट होगी, उतना ये कौम के अंदर जज्बा आएगा। ठीक है, तो मार दोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो कौम मौत से नहीं डरती उसे किस चीज से डराएंगे। तो ये जो अमेरिका की धमकी है, ये ईरान की आवाम को यूनाइट कर रहा है। आप सोचें, इस वक्त ईरान में 1500 के आसपास लोग शहीद हो चुके हैं, 200 से ज्यादा बच्चे हैं। किसी और कौम में ये होता तो डर का माहौल होता, लेकिन आप देखें यहाँ बाजार खुले हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं,
यहाँ पर पेट्रोल पंप, मैं कल पेट्रोल भरने गया तो दो कार्स खड़ी थी पेट्रोल पंप पे। ना यहाँ पैनिक है, ना यहाँ के शॉपिंग बाजार। अब इसको कंपेयर करें टेल अवीव से, सिर्फ मैं 30 सेकंड लूंगा। टेल अवीव में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वहां से अल जजीरा और कई न्यूज चैनल्स पर आया कि अमेरिकन एम्बेसी ने कहा, अनाउंस किया कि हमारे से हजारों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सेफली इजराइल से बाहर निकालें, क्योंकि वहां के सिटीजन डुअल सिटीजन होते हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों के सिटीजन। वहां पे लोग कह रहे हैं हमें भगाएं यहां से। अमेरिकन एम्बेसी ने ऐलान किया कि हम आपको नहीं लेके जा सकते हैं, हम आपको सेफ्टी नहीं दिला सकते हैं। तो एक कौम वो है जो मैदान छोड़ के भाग रही है, और दूसरी कौम वो है जिनको मिसाइल मार रहे हैं तो मैदान में आ रही है। दो कौमों की आप तुलना कैसे कर सकते हैं, जब दोनों कौमों के अंदर जज्बे में, इंटेंट में, बलिदान में, अखलाकी और मानवी और नैतिक वैल्यूज में जमीन से आसमान का फर्क है। एक बलिदान देना चाहती है, दूसरा खून पीना चाहती है। दोनों के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। और ये करबला का नारा है जो ईरान में लगता है लास्ट 10 सेकेंड्स में, यहां पर हर प्रोग्राम में नारा लगता है हाथ मिन्नत जिल्ला। उसका मतलब ये होता है कि हम जिल्लत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। जालिम के सामने सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। ये ईरान की आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारी आवाम के लिए, जनता के लिए। शाहिद साहब, आप कुछ वीडियो दिखाना चाह रहे थे, मैं अगले सवाल पे आपसे वीडियो देखता हूं। लेकिन शाहिद साहब ये बताएं, देखिए अगर मिलिट्री पावर की बात करें, एयर पावर की बात करें, एयर सुप्रीमेसी की बात करें, तो अमेरिका इजराइल ज्वाइंट है। अकेले इजराइल की एयर पावर ईरान के मुकाबले बहुत मजबूत है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका भी साथ है। और अगर इस तरह से अमेरिका जैसा ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, बहुत बड़ा हमला, आज हमला कल हमला, हालांकि वो धमकियां बहुत देते हैं, उन धमकियों से विड्रॉ करते हैं, अलग बात है। लेकिन ईरान कब तक इस लड़ाई में टिका रह सकता है, इस पर पूरी दुनिया में आकलन और विश्लेषण हो रहा है। आपका आकलन क्या है? देखिए, दो बातें मैं रखूंगा आपके सामने। मैं ईरान 1980 में गया था, इनकलाब के फौरन बाद, और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मेरी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब से मेरी मुलाकात उनके रिहाइशगाह पे हुई थी। रफसंजानी साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई। वहां के वलायती साहब जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो मैं उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन बार मैं गया हूं, ईरान भी और इराक भी। और इराक से मैं ईरान के इलाके में भी आया हूं जंग के दौरान, और इधर से भी गया हूं। और मैंने देखा कि 10 बरस जो जंग चली थी, और इराक के पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, पूरी दुनिया की दौलत और तमाम वसाइल थे। और 10 बरस में तकरीबन 10 लाख नौजवान बच्चे शहीद हुए थे। छोटे छोटे लड़के थे, 15-16 साल के, जिनको मैंने देखा, जिनसे मैं मिला वहां पे फ्रंट पे जाके। तो लेकिन उसके बावजूद वो झुकने को तैयार नहीं हुए, वो सर झुकाने को तैयार नहीं हुए। जो बात अभी जाफरी साहब ने कही थी कि ये बड़ी अजीब कौम है, और इस बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। इसको इराक समझ लिया इन्होंने, सद्दाम हुसैन समझ लिया इन्होंने, कद्दाफी का समझ लिया कि एक डिक्टेटर को मार दो और उसके बाद सारे सरेंडर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जो ये धमकियां जो इनकी आ रही हैं, ये यकीनन अच्छा। दूसरी बात यह है कि ईरान के ऊपर पिछले 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे सैंक्शन ह्यूमन हिस्ट्री में किसी देश पे नहीं लगे। आप वहां ना टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बाहर पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसका एक फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि ईरानी जो बेसिकली हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली सिविलाइज्ड है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया, और वहां पे लाखों की तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट पैदा हुए। वहां की जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, उनको देख के मैं इतना इंप्रेस हुआ हूं। जब मैं गया हूं तो मैंने देखा है कि कोई ऑफिस ऐसा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं डोमिनेट ना करती हूं। बाज वहां के अखबारों के दफ्तर में गया हूं तो वहां पे 10 में से 9 महिलाएं थी काम करने वाली। जो एडिटर्स थे, जो दूसरी जगहों पर था, मैं जो उनके साइंटिफिक उस पर गया हूं, वहां पे महिलाएं थी। तो उन सबने जो डेवलप किया है अपने आप को, उसके नतीजे में जो उन्होंने मिसाइल अपने बनाए, इसमें गलतफहमी मत रही है कि चीन ने दे रही है उनको और रूस ने दे रही है। जरूर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जो बने हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये जो इस वक्त जो उन्होंने हाईली सोफिस्टिकेटेड, जो उस तरह के टेक्नोलॉजी मिसाइल में किसी के पास नहीं। क्यों मिसाइल बनाए? क्योंकि उन्हें पता था कि एयर पावर जो है वो अमेरिका के पास है, और हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम एक एक जहाज जो है वो
10-10 मिलियन डॉलर का एक एक जहाज बनाए, तो उन्होंने कहा हम $2,500 का एक ड्रोन बना लेंगे, हम मिसाइल बना लेंगे एक $10,000 का जो उनको उससे ज्यादा मार देगा। तो उनके पूरे सिस्टम को स्टडी करके और पिछले 20 साल में उन्होंने अपने को तैयार किया और टनल्स क्रिएट किए हैं जहां पर ये सारे छुपाए गए हैं, जहां पर ये सारा दबा हुआ है और जहां से निकल के ये वॉर हो रहा है। तो दे वर रेडी, उन्हें पता था कि हम पे हमला होगा। ये हमला तो तय हो गया था, उस वक्त हमला ये तय हो गया था इस वक्त जो है ईरान में इनकलाब आया था 1979-80 में। उस वक्त से अमेरिका जो है वो निशाने ईरान को खत्म करने के पर उतारू है। तो उसके बाद से ये तय था, तो उनकी तैयारी थी, टेक्नोलॉजिकली वो तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि एयर सुपीरियरिटी तो अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन जो टेक्निकल सुपीरियरिटी है वो ईरान के पास है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं कि उसमें ईरान जो है उसका अपर हैंड है। यही नतीजा है कि जो सारे इन्होंने अपने अड्डे बनाए थे ईरान के, अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं, उन बेसिस को ज्यादातर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। ईरान जो इजराइल कहता था कि हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, उस ईरान के अंदर और ये तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से एक मिसाइल जाता है तो कितने मरहलों से गुजरता है वो, उसके ऊपर अटैक कहां कहां से, कुवैत से होता है, जॉर्डन से होता है, अमेरिकन बेड़े से होता है, इजराइल से होता है। इजराइल के 3 अलग अलग वो उसके फ्रंट से जहां से उसके बावजूद वो सबको पेनिट्रेट करके जाके वहां पे वार कर रहा है। तो ये जो हो रहा है ये भी कम नहीं है। अगर जो इन्होंने आज कोई बहुत बड़ा हमला किया और 10-20 हजार 50,000 लोगों को मारने की कोशिश की, तो मैं समझता हूं कि इधर भी मिसाइल हैं जो बहुत भारी जो है खून खराबा कर सकते हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि अमेरिका और इजराइल घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिवीजन किया था कि अरबों के और के बीच लड़ाई हो जाए, वो लड़ाई कराने में नाकाम हो गए। आज ये बात सामने आ गई है। आज का जो बड़ा डेवलपमेंट है, इनका बयान नहीं है मेरे साथ, जो बड़ा डेवलपमेंट यह है कि ईरान ने कह दिया है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे अगर वहां से हम पे हमला नहीं होगा। उससे पहले सऊदी अरब ने कह दिया कि हमने हमला नहीं किया, हम हमले में नहीं शामिल हैं। यूएई ने कह दिया कि कतर ने कह दिया कि हम शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है अरब्स के और गल्फ के और ईरान के बीच में कि हम एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, हम इजराइल का गेम कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी खबर है। उससे भी बड़ी खबर ये है और नतीजा ये होने वाला है कि जंग का पूरा जो है माहौल बदल जाएगा। इसीलिए घबरा गए हैं ट्रंप, यार इसे जल्दी से खत्म करो वरना क्या होगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर जमीर अब्बास? जी देखिए अजीत जी, एक जंग की एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉर। कल सीएनएन ने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, आयतुल्ला खामेनाई ने भी कई बार अपनी स्पीचेस में असिमेट्रिक वॉर का इशारा किया था। उसका मतलब ये होता है कि जब दो फौजें सामने होती हैं, दोनों के पास जो वेपन्स के टाइप्स होते हैं या लड़ने के तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने जब वियतनाम पे हमला किया तो उसके पास एयर सुपीरियोरिटी थी, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं था, जिसके रिजल्ट में हजारों अमेरिकन मारे गए और फाइनली उनको शिकस्त हुई। तो जंग के अंदर आपके पास एक एरिया में सुपीरियोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंग जीत रहे हैं। जैसा शाहिद साहब ने कहा कि अमेरिका, ईरान को क्लियर था कि ईरान के पास अगर फाइटर जेट्स में सुपीरियोरिटी नहीं है तो ईरान ने अपनी मिसाइल सुपीरियोरिटी के अंदर वो लेवल पर ईरान ने अपने आप को पहुंचा दिया, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, कि जो अभी खुर्रमशहर 4 उन्होंने मिसाइल मारी थी, उसके अंदर 1 टन बॉम्ब कैरी कर सकता है, वो 1 टन, और वो एक मिसाइल 80 डिफरेंट पार्ट्स में तब्दील हो जाती हैं और 80 लोकेशंस पर हमला करती हैं। ये ताज्जुब की बातें हैं जो आज की दुनिया के लिए क्लियर होनी चाहिए कि ईरान गाजा नहीं है। ईरान जो है आज एक इंडियन रिपोर्टर का मैंने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, वो जब पलट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम इजराइल में थे तो हमारे सामने बॉम्ब गिर रहा था और पूरे एरिया तबाह हो रहे थे। जब हमसे वो कहते थे कि कहो कि एक आदमी मरा है, यानी इजराइल में इस वक्त जितने लोग मर रहे हैं और जो तबाही हो रही है, सीएनएन बीबीसी के रिपोर्टर्स लाइव एयर पे कहते हैं कि हमें इजाजत नहीं है रिकॉर्ड करने की। तो वहां से, क्योंकि ईरान में इजाजत है रिकॉर्ड करने की, इसलिए आपको ईरान की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन वहां पर जो तबाही हो रही है, मैं एक सिर्फ 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करूंगा। देखिए, एक चीज इनका क्लेम ये था कि हमारे पास
ऐसे पावर्स हैं कि हमारे यहाँ परिंदा, जैसे शाहिद साहब ने कहा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बात को ईरान ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ईरान जब चाहे जहां चाहे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकता है। तो जैसे अमेरिका ईरान के एयर स्पेस में आके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकता है, उसी तरीके से ईरान अपनी मिसाइल से भी वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकता है। उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स पर इनकी मिसाइल लग चुकी है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस जंग में ऐसा नहीं कि अमेरिका मार सकता है, ईरान नहीं मार सकता है। हो सकता है वो 10 मार सकता हो, ईरान 4 मार सकता हो, लेकिन जंग वो नहीं जीतेगा जो ज्यादा मार सकता है। जंग वो जीतेगा जो ज्यादा मार खाने के बाद वॉर ऑफ अट्रीशन के अंदर मैदान में खड़े रखने की सलाहियत हो। और ईरान ने 10 साल इराक से जंग करके ये बता दिया है कि ईरान के अंदर लॉन्ग टर्म लड़ने की क्षमता है। $1 बिलियन हर रोज फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खर्च हो रहा है अमेरिका का, $1 बिलियन। 100 दिन जंग चलेगी तो $100 बिलियन। और अमेरिका इस वक्त 40 ट्रिलियन डॉलर्स के लोन में है। डोमेस्टिक तौर पर अमेरिका में जंग को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसकी रेटिंग जो है वो वर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन था उससे भी नीचे हो गई है। 10 में से 7 लोग अमेरिका में ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं। इस वॉर को 50% से ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। उनके सेनेटर्स जब गए तो उनके सेनेटर्स ने जब क्लासिफाइड मीटिंग सुनी तो बाहर आके कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए सिवाय मौत के कोई फैसला नहीं है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बाद कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हैज नो एंड गेम। एक लास्ट बात मैं कह रहा हूं, एक्सियोन न्यूज जो अमेरिका की सबसे मोतेबर जंग की न्यूज मानी जाती है, कल उसके अंदर एक एक्सपर्ट ने कहा कि हमने ये सोचा था कि मारेंगे, आयतुल्ला खामेनेई शहीद हो जाएंगे, कमांडर शहीद हो जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ? लोग यूनाइट हो गए। सिर्फ उनका एक जुमला था, इफ ईरान इज एबल टू स्टैंड जस्ट एज अ कंट्री टुगेदर आफ्टर दिस अटैक, इट मीन्स ईरान हैज ऑलरेडी वन द वॉर। ये एक्सियोन न्यूज पे अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल फिर आपसे पूछता हूँ, क्यूरियोसिटी में आता हूँ शायद भाई आपके पास, कि ये हम लोग भी अगर यहां से पहले दिन जब खबर आई 28 तारीख को आयतुल्ला खामेनेई और उनकी पूरी टीम पर बॉम्बिंग हुई और 1 तारीख को सुबह सुबह तड़के खबर आई, तो हम लोगों को भी एक लेमैन देखें जो बाहर अगर हैं, यही लगेगा कि अगर एक जगह बॉम्बिंग करके सुप्रीम लीडर समेत मिलिट्री कमांडर्स, टॉप लीडर्स को मार दिया अमेरिका ने, तो फिर ये 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उनका सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। लेकिन 8 दिन बाद भी रिटेलिएशन वैसे ही है। तो आपसे समझना चाहूंगा, आप 12-13 साल से ईरान में हैं, कि क्या सिस्टम है, कैसे हो रहा है? बहुत सारे लोग ये लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जहां तहां जो उनके कमांडर्स हैं, मिसाइल सेंटर्स हैं, जिसको जहां मर्जी हो रहा है वहां मिसाइल ने दाग रहा है। तो तरह तरह की बातें कही जा रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर अमेरिका इजराइल का सर्विलांस है, पूरे उनके सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को, लॉन्चिंग पैड को बहुत जगह ध्वस्त करने का ऐलान किया जा चुका। फिर ये हो कैसे रहा है? ये इतना ऑपरेशन कैसे हो रहा है? मैं एक बात इसमें पहले मैं कहूंगा कि जावेद साहब तो बताएंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जिस वक्त ये खबर आई थी मैं समझ गया था कि अमेरिका हार गया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आयतुल्ला खामेनेई तैयार थे शहादत के लिए। ऐसा नहीं है कि इनके कोई बड़ा सिस्टम बड़ा भारी था, इन्होंने ढूंढ के निकाल लिया था। वो छुपे ही नहीं थे, घर में बैठे थे भाई, और उनकी मीटिंग होती थी, खुली मीटिंग होती थी, सारे ऑफिसर्स आते थे और ऑफिसर्स के पास ये न्यूज आ रही थी कि वहां से जहाज उड़े हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन थी कि 2.5 घंटे में वो जहाज पहुंचते हैं, वो पहुंचने वाले हैं। और आयतुल्ला खामेनेई ने इनकार कर दिया बंकर में जाने से, और उनके जो साथी थे, वो जो ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो कैसे जाके छुप जाते अगर उनका जो रूहानी जो कायद है वो छुपने को तैयार नहीं है। तो ये जो गलत फहमी थी लोगों को कि ये सब इनके मरने से, उनके मरने से यूनाइट हो गए, उनके मरने से ताकत आ गई है। अगर उनकी शहादत ना होती तो शायद इस तरह से लड़ाई न चल रही होती जैसी कि आज इतनी ताकत आज है। क्योंकि मैं ईमानदारी से एक बात बता दूं कि ईरानी भी सब नहीं है कि सब हुकूमत की हिमायत में। मैं बहुत बार गया हूं, वहां एक अच्छा बड़ा सेक्शन है जो हुकूमत से, जैसा हर मुल्क में होता है, हुकूमत से नाराज है, महंगाई की वजह से, दूसरी परेशानियों की वजह से, जो सैंक्शन है उसकी वजह से। लेकिन इसके नतीजे में सब यूनाइट हो गए, जिनके ऊपर तकिया किया था अमेरिका ने कि बगावत के लिए जो अपर क्लास है तैयार हो जाएगी, सब लड़कियां निकल आएंगी बाहर अपने हिजाब फेंक फेंक के। वो कुछ नहीं हुआ, वो सारा फेल हो गया। जो निकल भी रही थी उन्होंने भी हिजाब ओढ़ लिया दोबारा से। जी जाफरी साहब माफ कीजिएगा। देखिए बहुत जरूरी था।
अब जाफरी साहब जी, आप शाहिद साहब, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि पहली चीज तो ये है कि आयतुल्लाह खामेनाई ने ट्रंप और नेतन्याहू को ट्रैप किया है अपनी शहादत देके, यानी उन्होंने खींच के लाया है, उनको मजबूर किया है कि वो उनको शहीद कर दें। आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत 28 फरवरी को हुई है। पहली रमजान से डेली आयतुल्लाह खामेनाई उसी इमाम बारगाह में रोज रात को 9 बजे लाइव आते थे, कुरान पढ़ते थे। डेली ऐलान होता था कि वो आ जाएं, आज भी कुरान पढ़ रहे हैं लाइव। तो आयतुल्लाह खामेनाई ना छुपे हुए थे, ना इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी से आयतुल्लाह खामेनाई को ढूंढ के निकाला। जब आयतुल्लाह खामेनाई को ऑफिसर्स ने कहा कि चाइना ने एक दिन पहले वार्निंग दी थी अपने सिटीजन्स को कि चले जाएं, तो वहां पर ये क्लैरिटी थी कि क्योंकि रशिया जब कोई दूसरी कंट्री दे रही थी, अमेरिका वगैरह दे रहे थे, तो पता था कि ये दुश्मन है, लेकिन चाइना ने जब दिया तो एहतिमाल ज्यादा था कि जंग होगी और वो हमला करेंगे। आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि अगर हम 9 करोड़ ईरानियों के लिए बंकर नहीं बना सकते, उनको बंकर में नहीं रख सकते, तो मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा। तो मानवता और नैतिकता और मॉरल ग्राउंड्स में आयतुल्लाह खामेनाई ने अपना स्टैंड इतना सुपीरियर बना लिया पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि आज आप दिल्ली में रहते हैं, ओखला में रहते हैं, आज आप किसी भी मुसलमान से, शिया सुन्नी वहाबी जो भी होगा, आप उसको पकड़ के पूछे आयतुल्लाह खामेनाई कौन थे, तुम्हारी नजर में क्या है, तो रो रो के बोलेगा कि मेरे लिए हीरो थे वो। आयतुल्लाह खामेनाई ने अपने आप को मुसलमान उम्मत का हीरो बना दिया शहादत को कबूल करके। मैं अजीत जी आपको एक बात कहूंगा, फिर मैं आपके जवाब को भी दूंगा। एक बच्चा उनके पास आता है, एक बहुत वायरल वीडियो ईरान में, वो बच्चा छोटा सा होता है, उनको पूछता है कि देखिए बच्चों की फीलिंग देखें, वो बच्चा कहता है कि आगा मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं। ये बच्चा कह रहा है। तो आयतुल्लाह खामेनाई उसको जवाब देते हैं, बेटा पहले तुम इल्म हासिल करो, मेहनत करो, इंसानियत की खिदमत करो, बड़े हो जाओ, शादी करो, एक ऐसी जीवन जियो जो कामयाब जीवन है, फिर 70-80 साल के होके शहीद हो जाना। लोग इससे ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनाई ने खुद अपने बारे में ये कहा था। तो एक आयतुल्लाह खामेनाई ने शहादत को कबूल किया, क्यों कबूल किया बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो वेस्ट एशिया में अमेरिकन डोमिनेशन है, उसके मुकाबले में जो एक रेजिस्टेंस का एक नजरिया है, उस नजरिए को आयतुल्लाह खामेनाई लीड करते थे। और इस आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत से मुसलमानों में वेस्ट एशिया में वो एंटी अमेरिकन और प्रो रेजिस्टेंस मजबूत होगा, और हर इंसान जो वेस्ट एशिया में वो ये कहेगा कि आयतुल्लाह खामेनाई की कुर्बानी का नतीजा ये होना चाहिए कि वेस्ट एशिया से अमेरिका को निकाल के बाहर कर दिया जाए। एक ये। दूसरा, ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, कई लाख स्क्वायर मीटर पर ईरान फैला हुआ है। ईरान में जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो जो इन लोगों ने मारा है, इनके पास कई इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ग्रेडेड हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिसका जो दिल कर रहा है। पहले दिन इन्होंने ज्यादा ड्रोन्स मारे। क्यों पहले दिन ज्यादा ड्रोन्स मारे? एक रीजन ये था कि ड्रोन सस्ते होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जब ड्रोन्स मारते हैं तो जो दुनिया में नॉर्मल वॉरफेयर होता है उसमें फाइटर जेट्स आती है मारने के लिए। जब वो फाइटर जेट्स को जब ये एंटी मिसाइल थार्ड या एरो 1 मारते हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन इनके मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे थे, उनके $20,000 और $10,000 के ड्रोन। तो इन लोग चाहते थे कि इनके जो थर्ड मिसाइल से वो डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। और फिर ईरान जब सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पर, अब 8वें दिन 7वें दिन उन्होंने खुर्रमशहर 2 सिर्फ इस्तेमाल किए। ईरान के पास कई हजार है और ईरान के पास मिसाइल सिटीज है। तो ईरान के अंदर इंस्टीट्यूशंस है। ऐसा नहीं है कि एक लीडर पूरी कौम को चला रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर इंस्टीट्यूशन है, खातमुल अंबिया एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सिपाह अलग है, अर्तिश अलग है। हर इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने पूरे सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल है। एक आदमी मर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। सिस्टम्स है ईरान में, और ये सिस्टम्स के जरिए से ईरान मुकाबला कर पा रहा है। अब एक सवाल, उसके बाद शाहिद भाई आपके पास आता हूं, कि जैसे आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन की बहुत तस्वीरें आई थी जनवरी में भी और पहले भी, और ये बाहर की दुनिया ये मानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
चूंकि 46 साल हो गए 79 से लेकर अब तक देखें तो बहुत सारी वजह, जैसे कुछ वजह शाहिद भाई ने भी बताई, बेरोजगारी है, सेंक्शन की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा है, जनवरी में तो बहुत ज्यादा हो गया था, तो लोगों में नाराजगी भी है। ये सवाल प्रोफेसर साहब से पूछ रहा हूं, उसके बाद शाहिद भाई आपके पास आता हूं। तो ये नाराजगी वाले लोग जो चाहते रिजीम चेंज, इनका रेशियो और खामेनेई के साथ लोग जो रिजीम चेंज नहीं चाहते, उसका क्या रेशियो है? बाहर से तो पता नहीं चलता है। जी देखिए, इसका एक ये है कि आप फैक्ट्स पे हम लोग मालूम कर सकते हैं, फैक्चुअल फिगर्स पे, अजम्पशंस पे तो हम बात नहीं कर सकते हैं। 11 फरवरी को एक रैली हुई ईरान में, जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई ने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि इस रैली में, जो ईरान की इंडिपेंडेंस रैली थी, जो ऑफिशियल फिगर्स आए हैं वो 34 मिलियन लोगों के आए हैं। 90 मिलियन में से 34 मिलियन लोग रास्ते पे आए, यानी 3 करोड़ 40 लाख लोग रास्ते पे आए हैं अलग अलग शहरों में। इसके वीडियो एविडेंसेस हैं, लेकिन जो एरियल विजुअल्स हैं आपके, जो आपने देखे होंगे 11 फरवरी के एरियल विजुअल्स हैं, जो 10 मिनट तक एरियल वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और जमीन पर सिर्फ लोग दिख रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए, चले एक तरफ इतने लोग आए और दूसरी तरफ इनकी मुखालिफत में जो लोग हैं वो कितने आए, ये एक फैक्चुअल सवाल है। दूसरी तरफ ये है कि ईरान में कोई मुखालिफत नहीं है, ये नजरिया भी गलत है, क्योंकि हर कंट्री में मुखालिफत होगी, नजरिया होगा, नजरियों में इख्तिलाफ होगा। लेकिन ईरान में जो आयतुल्लाह खामेनेई ने जो प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी, जिसकी तरफ शाहिद साहब ने भी इशारा किया, अजीत जी, इनकलाब आने से पहले, 1979 की क्रांति आने से पहले ईरान में खवातीन, महिलाओं में जो 24% महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, लिटरेट होती थी, 1979 के बाद अभी बिटवीन 15 एंड 24 ईयर्स में 98% खवातीन जो है महिलाएं तालीम याफ्ता हैं। ईरान की यूनिवर्सिटीज में, टॉप इंस्टीट्यूशंस में 50% से ज्यादा फीमेल्स हैं। ईरान के प्रोफेसर्स में 30% से ज्यादा फीमेल्स हैं। ईरान के ओलंपिक मेडल जीतने वाले खवातीन हैं। ईरान के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट फीमेल्स हैं। तो ईरान ने और आयतुल्लाह खामेनेई, डिस्पाइट के 40 साल सैंक्शंस थे, ईरान को बायोटेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में पहुंचा दिया, नैनो टेक्नोलॉजी में टॉप 10 कंट्रीज में पहुंचा दिया, ईरान को स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप 5 कंट्रीज में पहुंचा दिया। तो ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई ने लास्ट 40 इयर्स में ईरान को उस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि ईरान की आवाम को एजुकेशन, हेल्थ केयर, दोनों के लिए, गरीबों के लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की। मेरे पास इंश्योरेंस है, आपको ताज्जुब होगा, जो इंश्योरेंस के बाद मेरी बीवी हॉस्पिटल में थी और मेरे घर पे विलादत हुई थी, तो पूरा विलादत का, हॉस्पिटल का, ऑपरेशन का बिल आया था 1500 रुपीज। ईरान में पेट्रोल इस वक्त 1 रुपीज पर लीटर है। तो ईरान में जो उस तरफ से बातें हैं, तो इस तरफ से भी जो बातें हैं उनको समझने की जरूरत है। लेकिन जब डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी का बुरा हाल हो गया था, अभी तो प्रदर्शन हंगामा ईरान में चला था। लेकिन चलिए उतना डिटेल अभी उसमें नहीं जाते, क्योंकि फिर हम विषय से भटकेंगे, वापस कभी आएंगे। दूसरी बात, जो आपने खवातीनों की, महिलाओं की बात की, उस पर हजारों पन्ने हैं और दर्जनों किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, बहुत तरह की पाबंदियों पर बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियन, मैं जानता हूं, इंडियन जर्नलिस्ट जो वहां गई थी 10 साल 20 साल पहले, उन्होंने जो देखा वो भी कुछ बातें हैं, लेकिन अब मैं उस पर डिस्कस करूंगा कभी और, अभी वो विषय भटकेगा। हाँ, शायद सिद्दीकी साहब, आखिरी, चूंकि आपका रोजा का दिन है और इफ्तार का वक्त है, आखिरी सवाल कि इस लड़ाई का अंजाम आप क्या देखते हैं, क्लोजर क्या देखते हैं आप? देखिए, इसका क्लोजर बहुत सिंपल है। अगर एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने ही ये बात कही थी कि इसमें ईरान को सिर्फ एक काम करना है, सरवाइव करना। अगर ईरान सरवाइव कर जाता है तो वो जीत गया। और अमेरिका की जिम्मेदारी जो है वो रजीम को खत्म करने की, पूरे सिस्टम को बदलने की, और जैसा कि ट्रम्प कहते हैं कि मैं तय करूंगा कि प्रेसिडेंट कौन है वहां का और क्या होने वाला है और मेरी मर्जी से सब कुछ होगा, तो वो सब कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर वहां पे जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं कि आप अपनी फौजों को यहाँ भेजेंगे, जो आपने बहुत बड़ी गलती की थी अफगानिस्तान में, जो भुगत चुके हैं आप वियतनाम में, तो उससे ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा। तो हाँ, ये जरूर है कि आप तबाही बहुत कर सकते हैं यहाँ पर भी,
और मुझे खतरा यह है कि घबराहट में, क्योंकि जो असल खतरा है वो इजराइल से है। असल लड़ाई अमेरिका से नहीं है, अमेरिका तो इजराइल का वेसल है, उसके इशारों पे नाच रहा है। असल इजराइल की है। इजराइल का मकसद हेजेमनी बनाना है और पूरे इलाके में कोई मुल्क न बचे जो अपने घुटनों पे खड़ा भी हो सके। उसे सबको, अगर ईरान झुक जाता है तो उसके बाद निशाना उनका साफ कह दिया, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये बात कही, कई इंटरव्यू टीवी पे कहा गया कि अगला निशाना अर्दगान का और तुर्की का है, कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई भी ऐसा देश हो इस पूरे क्षेत्र में कि जिसमें ये हिम्मत और हौसला हो कि इजराइल के सामने वो उफ भी कर सके। यानी पूरा डिक्टेशन इजराइल का चलेगा। तो ये लड़ाई इस बात की है कि क्या इजराइल का डिक्टेशन चलेगा या नहीं चलेगा। मेरी अपनी फीलिंग ये है कि इजराइल का डिक्टेशन अब तो अमेरिका में भी खत्म हो रहा है बहुत तेजी के साथ। अब उन्होंने वहां के टीवी डिस्कशन में कहा गया कि अगर अमेरिका चला जाएगा तो क्या हमारे पास इंडिया है और इंडिया के 140 करोड़ हमारे लिए काम करेंगे। तो वो हमें अपना बंधुआ मजदूर, अब वो समझ रहे हैं कि हम उनके इशारों पर नाचेंगे, उनके इशारों पे काम करेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान भी कोई एक पार्टी का नहीं है, किसी एक लीडर का नहीं है। हिंदुस्तान बहुत गहरा है। और मैं आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो हिंदुस्तान के फिलॉसफी से भी बहुत मुतासिर थे, खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नजरिया से बहुत मुतासिर थे। उनकी जो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने फारसी में ट्रांसलेट किया था और उनके नजरियात को बताते थे लोगों को बड़े बड़े गैदरिंग्स में कि उसको पढ़ो और उसको पढ़ के सीखो कि किस तरह से जो है ये इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नोचता है, खाता है, चूसता है। तो ये इसका अंजाम, अब सवाल ये है कि कितने दिन ये लड़ाई चलेगी और कितनी तबाही लाएगी। सवाल ये नहीं कौन जीतेगा, जीत इसमें किसी की नहीं होने वाली, लेकिन ईरान जो है वो सरवाइव करके ही जीत जाएगा अगर वहां का सिस्टम सिर्फ सरवाइव कर गया। बाकी तो, और अगर रजीम चेंज होगा तो कुछ गल्फ के कंट्रीज में रजीम चेंज होगा और खुद अमेरिका में रजीम चेंज होने की मुझे लग रहा है कि आसार मुझे नजर आ रहे हैं। ईरान में रजीम चेंज नहीं होगा, खुद अमेरिका में ट्रंप जो है उनकी कुर्सी खतरे में है। कुछ क्लोजिंग आपको कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर जमील अब्बास? देखिए, मैं ये क्लियर कर दूं कि जो एंड वॉर का ये होगा वो बिल्कुल क्लियर है। एक ईरान के लिए दोबारा ये थ्रेट की पोजीशन, ईरान दोबारा वो बैक टू नॉर्मल में नहीं जाएगा, यानी इस पोजीशन पे नहीं आएगा कि ईरान दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाए, सीज फायर हो जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मना कर दिया, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सीज फायर होगा 2 महीने के बाद दोबारा ये शिप लेके आएंगे और कहेंगे हम दोबारा हमला कर रहे हैं, हमारी ये बात मान लो। ईरान के लिए क्लियर है, एग्जिस्टेंस का वॉर है ये। ईरान नॉर्मल प्री वॉर सिचुएशन पे राजी नहीं होगा। ईरान के लिए एक, होर्मुज ईरान के कंप्लीट कंट्रोल में है। 2, ईरान वेस्ट एशिया में जो भी अमेरिकन एयरबेसेस हैं जो खाली हो चुके हैं, ईरान उसको दोबारा भरने पे राजी नहीं होगा। 3, अरब देशों के लिए यह क्लियर हो गया है कि अमेरिका उनकी हिफाजत क्या करेगा जब अमेरिका खुद के अपने एयरबेसेस की हिफाजत नहीं कर सकता। 4, ईरान के लिए क्लियर है कि ये वॉर के खात्मे के साथ तमाम सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हैं, जब तक वो खुद वेस्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करता उसे, तब तक ईरान कोई सीज फायर को मानने वाला नहीं है। एक लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, कितने वक्त तक ईरान लड़ने के लिए तैयार है? तो एक मिलिट्री कमांडर ने कहा कि अगर हम 10 साल तक डेली 100